ओके, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोग डिविडेंड पॉलिसी का कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशन किए थे। ठीक है, तो हमारा डिविडेंड पॉलिसी का बहुत कॉन्सेप्ट भी बाकी है। तो आज के क्लास में हम लोग डिविडेंड पॉलिसी का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा जो बाकी है वो होता है हमारा मोदी-गिलानी एंड मिलर मॉडल। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग मोदी-गिलानी एंड मिलर मॉडल का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। फिर उसके बाद मोदी-गिलानी एंड मिलर मॉडल का क्वेश्चन का प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा ओल्टर मॉडल था और ग्रोथ मॉडल था उसका हम भी रिवीजन करेंगे। तो आज का क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो पिछले जितना भी कंसेप्ट कवर हुआ है आप लोग उसको प्रॉपर्ली रिवाइज करके आए होंगे। अगर आप प्रॉपर्ली रिवाइज करके नहीं आए होंगे तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग प्रॉपर रिवाइज करके आए होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग अभी शुरू करेंगे। हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उसको कहते हैं हम मोदी-गिलानी एंड मिलर मॉडल। तो आइए मेरे साथ साथ सभी लोग हेडिंग दीजिए। तो आइए मेरे साथ साथ आप लोग हेडिंग दीजिए मोदी-गिलानी एंड मिलर मॉडल। तो दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को जानने से पहले मैं आप लोग को जो भी मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था उसका एक बार छोटा सा रिवीजन करना चाहूंगा। तो बेटे, डिविडेंड पॉलिसी में हम दो चीज कवर किए थे। तो ठीक है, हमने देखा था कि डिविडेंड पॉलिसी का जो थ्योरी होता है दो तरीके का थ्योरी होता है। पहला होता है क्या, डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी, और एक होता है डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी। तो डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी क्या बोला था? डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी बोला था कि डिविडेंड इज इम्पोर्टेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस। तो डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी बोला था कि dividend is relevant for P0। P0 हमारे लिए मार्केट प्राइस होता है, तो डिविडेंड इज रिलेवेंट फॉर P0। और डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी क्या बोला था? डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी बोला था कि डिविडेंड इज नॉट रिलेवेंट फॉर P0। तो डिविडेंड P0 के लिए इररिलेवेंट है। डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी के हिसाब से डिविडेंड P0 के लिए रिलेवेंट है डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी के हिसाब से। तो ठीक है, डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी में हम लोग दो मॉडल ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पहला वोल्टर मॉडल और दूसरा गॉर्डन मॉडल। ठीक है, लेकिन डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी में हमारे लिए एक ही मॉडल था जिसको हम कहते थे कि मोदी-गिलानी एंड मिलर मॉडल। तो उसको हम लोग प्यार से भी बोल सकते हैं कि एमएम अप्रोच या एमएम मॉडल। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि मोदी-गिलानी एंड मिलर मॉडल क्या कहता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मोदी-गिलानी एंड मिलर के बारे में कुछ कंसेप्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद उसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला देखेंगे। फिर उसके बाद मोदी-गिलानी एंड मिलर मॉडल का प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आइए, तो मेरे साथ साथ आप लोग भी आरो देके लिखो। एमएम का मतलब होता है मोदी-गिलानी एंड मिलर। तो एमएम conclude that dividend do not play. concludes that dividend do not play. Dividend do not play any role in determination of market price oblique market value. Dividend do not play any role in determination of a market price oblique market value of a company. ठीक है, तो डिविडेंड का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। डिविडेंड हैव नो इफेक्ट ऑन मार्केट वैल्यू या मार्केट
प्राइस। आप बोलेंगे सर ये मोदी गिलानी मिलर का जो मॉडल होता है ना, ये डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी में आता है या डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी में आता है? सर ये तो डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी में आएगा। अगर ये डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी में आएगा तो डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी क्या बोला था? डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी बोला था कि डिविडेंड हैव नो इफेक्ट ऑन मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी या P0 या मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आरो देख लिखो, व्हाट calculations are required? What calculations are required for MM मॉडल? MM मॉडल के लिए कौन सा कैलकुलेशन हमें चाहिए? MM मॉडल के लिए कौन सा कैलकुलेशन हमें चाहिए? तो सुनिए, MM मॉडल के लिए हम लोग को 3 या 4 इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन एग्जाम में पूछा जाएगा। कितना? 3 या 4। तो कभी कभी वो तीनों कैलकुलेशन पूछ सकते हैं, कभी कभी 2 कैलकुलेशन पूछ सकते हैं, कभी कभी एक भी कैलकुलेशन पूछ सकते हैं, कभी कभी 4 कैलकुलेशन पूछ सकते हैं, लेकिन हम बेसिकली 3 या 4 कैलकुलेशन कवर करेंगे। तो लिखो, फॉलोइंग कैलकुलेशंस are required for MM model. Following calculations are required for MM model. MM calculation, MM के लिए following calculation हमें चाहिए। नंबर 1, वैल्यू ऑफ कंपनी। हमको पहला कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि वैल्यू ऑफ कंपनी, या जो क्वेश्चन दिया जाएगा MM अप्रोच से आप लोगों को पहले हम पूछ सकते हैं कि वैल्यू ऑफ कंपनी। आप बोलेंगे सर ये वैल्यू ऑफ कंपनी को सिंबलिकली क्या बोलते हैं? सिंबलिकली इसको NP0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NP0। तो आप एकदम दिमाग में फिक्स कर दीजिए कि NP0 का मतलब होगा वैल्यू ऑफ कंपनी। अच्छा, आप बोलेंगे सर NP0 का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए N क्या होता है, P0 क्या होता है, ये सारे चीज हम लोग एकदम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन इतना सा याद रखो कि वैल्यू ऑफ कंपनी को हम क्या बोलेंगे? NP0 बोलेंगे। तो ठीक है, NP0 का फॉर्मूला लिखो, N प्लस M इंटू P1 प्लस E1 माइनस I1 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 1। आप बोलेंगे सर ये क्या लिख दिए? देखिए मैं कुछ नहीं लिखा, जो मोदी गिलानी एंड मिलर ने बोला था मैं उसी को ही सिर्फ लिखा। ठीक है, आप बोलेंगे सर हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये N क्या होता है, M क्या होता है, P1 क्या होता है, E1 क्या होता है, I1 क्या होता है, 1 प्लस, हाँ इतना हमको समझ में आ रहा है कि K का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है। तो नालाय को सारे चीज मैं आप लोग के सामने डिस्कशन करूंगा, तो आप लोग एक काम करो, सिर्फ चुपचाप बैठो और मैं जो लिख रहा हूँ उसको लिखो और समझो। तो ठीक है, कोई लंबा चौड़ा वाला फॉर्मूला दे दिया, कौन? मोदी गिलानी एंड मिलर। बोला कि NP0 इक्वल N प्लस M इंटू P1 प्लस E1 माइनस I1 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 1। आप बोलेंगे सर जरा बता दीजिए N क्या होता है, M क्या होता है, P1 क्या होता है, E1 क्या होता है, I1 क्या होता है। फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि मोदी गिलानी मिलर मॉडल का सवाल अगर एग्जाम में आता है तो हम सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। बेटा तुम जरूर सॉल्व करोगे, इतना कॉन्फिडेंस रखो खुद के ऊपर। अगर सॉल्व नहीं कर पाओगे तो मैं किसके लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, तो सुनो, लिखो हियर, ठीक है, N का मतलब होता है एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। N का मतलब होता है एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, और इक्विटी शेयर ऑब्वियसली नंबर, और क्या? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर
at the beginning of period, इसको एन कहते हैं। मतलब ईयर के बिगनिंग में कितना इक्विटी शेयर कंपनी का था वो होता है एन। आप बोलेंगे सर एक एग्जांपल लेके हमें समझाइए, तो सुनिए एक एग्जांपल। मान लो ये मेरा 2030। आप बोलेंगे सर 2030 तो अभी तक आई नहीं, तो मैं थोड़ा आगे सोचता हूँ, ठीक है। तो मेरा यही आदत, में थोड़ा 2-3 साल आगे सोचता हूँ। तो मान लो अभी 2030 चल रहा है, तो 2030 ये होगा जनवरी, ये होगा दिसंबर। हाँ, जनवरी में मान लो कंपनी का जो इक्विटी शेयर था वो 1 लाख था, ठीक है। जनवरी टू दिसंबर इसके बीच में कंपनी क्या किया ना, न्यू इश्यू किया। कंपनी फिर से इक्विटी शेयर इश्यू किया, कितना 5000। क्या आप लोग बता सकते हैं दिसंबर में कंपनी का कितना इक्विटी शेयर होगा? सर 1,05,000, ठीक है। अगर ये एग्जांपल आपको समझ में आया तो इतना सोच लो कि एन आपको पता चल गया, एम भी पता चल गया, तो ठीक है, एन प्लस एम भी पता चल गया। एन का मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एन का मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बोलो नालायक को कितना होगा? एन का मतलब 1 लाख होगा, तो ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, एम को समझेंगे। तो एम मतलब ड्यूरिंग द ईयर कितना न्यू इक्विटी शेयर इश्यू हुआ। तो बोलिए एम का मतलब क्या होगा? 5000, क्योंकि 5000 इक्विटी शेयर ड्यूरिंग द ईयर इश्यू हुआ, ठीक है। अगर एन प्लस एम बोलूं, तो कितना आएगा? सर 1,05,000 ही आएगा। इतना अगर आपको क्लियर है तो मान लो कि मोदी गिलानी एंड मिलर मॉडल आपके दिमाग में बैठ गया, ठीक है। तो ओके सर आगे चलिए, हमें तो एन का मतलब पता चल गया। हाँ बेटा, एन का मतलब पता चल गया। खाली एन का मतलब नहीं, एम भी आपको पता चल चुका है, एन प्लस एम भी पता चल चुका है, तो ठीक है। लेकिन हम डिटेल में लिखेंगे, मैंने बोला था ना, मैंने आपको वादा किया था ना डिटेल में लिखाऊंगा, तो अब मैं डिटेल में आपको लिखाता हूँ, तो ठीक है। लिखिए एम का मतलब, क्या आप बता सकते हो एम का मतलब मैं क्या लिखूंगा? एम का मतलब ये लिखूंगा कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इश्यूड, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इश्यूड ड्यूरिंग द पीरियड। एम का मतलब होगा नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर इश्यूड ड्यूरिंग द पीरियड। एम का मतलब होगा नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर इश्यूड ड्यूरिंग द पीरियड। नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर इश्यूड, नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर इश्यूड ड्यूरिंग द पीरियड। सुनिए, भले ये ड्यूरिंग द पीरियड इश्यू हो रहा है, लेकिन हमें इसको बोलेंगे कि इश्यूड एट द ईयर एंड प्राइस। आप बोलेंगे सर एक कैसे बात आप करते हैं? एक बार तो बोलते हैं कि इश्यूड ड्यूरिंग द पीरियड, फिर बोलते हैं कि इश्यूड एट ईयर एंड प्राइस। बेटा क्या होता है, ऐसे देखो, मान लो बिगनिंग में शेयर प्राइस को हम लोग कहते हैं सीएमपी या एमपीएस। तो मान लो बिगनिंग में एमपीएस था 10 रुपया, एंड में एमपीएस है 15 रुपया। एमपीएस का मतलब एक शेयर का मार्केट वैल्यू, एमपीएस का मतलब एक शेयर का मार्केट वैल्यू। मान लो बिगनिंग में आपका एक शेयर का मार्केट प्राइस कितना था? सर बिगनिंग में एक शेयर का मार्केट प्राइस 10 रुपया था, एंड में एक शेयर का मार्केट प्राइस कितना? सर 15 रुपया। तो अगर ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी शेयर इश्यू होगा, ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी शेयर इश्यू होगा, तो कितना में इश्यू होगा? 15 रुपया में, क्योंकि मोदी गिलानी ने बोला कि ये जो इश्यू होगा ना, ये ईयर एंड प्राइस में इश्यू होगा। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ? हाँ सर ये बात हमें क्लियर हुआ, तो आगे चलिए। तो ठीक है, आगे चलो। तो एन का मतलब हो गया, एन का मतलब हो गया, तो ठीक है। आप बोलेंगे सर E1 का मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे सर E1 का मतलब क्या होता है? सुनिए, कंपनी 1 साल काम करेगा,
बोलो हाँ या नहीं। हाँ, एक साल में व 1 ईयर में कंपनी का कुछ प्रॉफिट तो होगा। बोलो प्रॉफिट। आप बोलेंगे सर लॉस हुआ, तो बेटे लॉस को अभी गोली मारो। लॉस का कॉन्सेप्ट मोदी गिलानी मिलर में नहीं आएगा। लॉस हुआ तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है प्रॉफिट का रिवर्स होता है क्या, लॉस। तो इतना के लिए इतना अभी याद रखो कि लॉस नहीं आएगा। तो मान लो 1 ईयर में अगर कंपनी बिजनेस करता है तो कंपनी का डेफिनेटली क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ठीक है, ये जो ईयर 1 में जितना भी प्रॉफिट होगा इसको हम कहते हैं अर्निंग। इसको हम कहते हैं अर्निंग। सिंबलिकली उसको बोलते हैं कि ई। अर्निंग को सिंबलिकली हम लोग बोलते हैं क्या, ई। ओके, तो अर्निंग का मतलब होगा, अर्निंग का मतलब होगा टोटल अर्निंग ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब प्रॉफिट कब निकलता है, प्रॉफिट बीच में निकलता है या एंड में। हम लोग प्रॉफिट कब कंप्यूटेशन करते हैं, बीच में या एंड में। सर हम लोग प्रॉफिट एंड में कंप्यूटेशन करेंगे। इसका मतलब अर्निंग एट एंड ऑफ ईयर 1। तो E1 का मतलब होता है अर्निंग, अच्छा टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग एट द एंड ऑफ ईयर 1। टोटल अर्निंग एट द एंड ऑफ ईयर 1। ठीक है। आप बोलेंगे सर I1 क्या होता है। सुनो, अगर कंपनी 1 साल आगे चलेगा तो हो सकता है 1 साल में कंपनी के पास कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगा। बोलो हाँ या नहीं। तो मान लो ये मेरे लिए टाटा लिमिटेड, टाटा लिमिटेड में एग्जिस्टिंग में 3 फैक्ट्री था। टाटा लिमिटेड का एग्जिस्टिंग कितना फैक्ट्री था, 3 फैक्ट्री था। मान लो टाटा लिमिटेड को और 2 जगह पे फैक्ट्री बैठाने का अपॉर्चुनिटी या प्रपोजल आया। इसका मतलब अगर टाटा कंपनी के पास रुपीज व इन्वेस्टमेंट के लिए फंड होगा तो टाटा कंपनी और 2 जगह पे या एक जगह पे नया फैक्ट्री इंस्टॉल कर सकता है। तो इसका मतलब ये जो नया फैक्ट्री बैठाने के लिए हमको प्रपोजल मिल रहा है, क्या ये मेरे लिए न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप बोलेंगे सर हाँ ये बिल्कुल आपके लिए नया इन्वेस्टमेंट है। अगर ये न्यू इन्वेस्टमेंट में करूंगा तो मुझे क्या चाहिए, फंड चाहिए। अगर मेरे पास पैसा आएगा तो मैं जाके नया इन्वेस्टमेंट करूंगा ना। तो नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए सर, नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको फंड चाहिए। बोलो ये फंड मैं कहां से लाऊं, ये इश्यू करके लाऊंगा। क्या, इक्विटी शेयर इश्यू होगा। इसीलिए तो एम का कॉन्सेप्ट हम लोग देखे थे कि एम का मतलब क्या होता है, जो नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसके लिए हम पैसा कहां से लाएंगे ना, इक्विटी शेयर इश्यू करके पैसा लाएंगे। इसको कहते हैं कि एम। एम का मतलब नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर इश्यूड फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है। आप बोलेंगे सर ये जो नोटिफिकेशन था केई, आप बोलेंगे सर ये जो नोटिफिकेशन था केई, ये केई का मतलब क्या होता है जरा समझाइए। केई का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। केई का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है। सर केई का और कुछ मीनिंग बताइए। सुनिए केई का बहुत सारा मीनिंग हम लोग पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं। अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो केई का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बस इतना ही सफिशिएंट है हमारे लिए। तो ठीक है। आप बोलेंगे सर, आप बोलेंगे सर इधर देखो ना, एन हो गया, एम हो गया, E1 हो गया, I1 हो गया, के हो गया, P1 है, एन भी हो गया, P0 है। तो P0 P1 इस दोनों को भी हम समझेंगे। तो P0 का क्या मतलब होगा, P0 का मतलब क्या होगा, मैंने बिगनिंग से शुरू में ही आपको बता चुका हूं कि ये जो बिगनिंग का एमपीएस कितना था, ये जो बिगनिंग का एमपीएस कितना था
10 रुपया, लेकिन एंड में जो एमपीएस वो कितना 15 रुपया। तो बिगनिंग में जो प्राइस होता है, बिगनिंग का जो एमपीएस होता है उसको P0 कहते हैं, एंड में जो प्राइस होता है उसको P1 कहते हैं। तो ठीक है, तो P0 का मतलब होगा करंट मार्केट प्राइस, और एमपीएस at the बिगनिंग ऑफ ईयर। ठीक है, आप बोलेंगे सर P1, आप रुकिए, हम बोलेंगे कि P1 का मतलब क्या होता है। मुझे पता है कि तुम बोल सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी P1 के बारे में बोल चुका, जिसको क्या इन्फॉर्म कर चुका हूँ। तो P1 का मतलब होगा मार्केट प्राइस या CMP एट द एंड ऑफ ईयर 1। तो P1 का होगा मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 1। ईयर 1 का एंड में पब्लिक ईयर एंड प्राइस, ईयर एंड प्राइस। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो P1 हो गया, P0 भी हो गया। आप बोलेंगे सर मोदी गिलानी और मिलर मॉडल में हम लोग पहला कैलकुलेशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो पहला कैलकुलेशन हमारे लिए क्या NP0, इसको भी हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ कंपनी। तो ठीक है, आप बोलेंगे सर अब क्या कैलकुलेशन करना है हमें मोदी गिलानी और मिलर मॉडल के लिए। तो नेक्स्ट लिखो, ये था मेरा नंबर 1 कैलकुलेशन, ये मेरा था नंबर 1 कैलकुलेशन। ओके, अब मैं लिखूंगा कि नंबर 2 कैलकुलेशन, अब मैं लिखूंगा नंबर 2 कैलकुलेशन। तो दूसरा कैलकुलेशन लिखो। सर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ P1। मतलब P1 कैसे कैलकुलेशन होगा? सर P1 का मतलब क्या होता है? बिगिनिंग प्राइस या एंड प्राइस। सर P1 का मतलब होता है ईयर एंड प्राइस। तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे कि ईयर एंड प्राइस कैसे होगा। तो सुनिए, मान लो मेरे पास एक शेयर है, मान लो मेरे पास एक शेयर है, ठीक है, और मुझे लगता है कि वो शेयर को मैं 1 ईयर के लिए ही होल्ड करूंगा। मान लो मेरे पास एक शेयर है और मुझे लगता है कि वो शेयर को मैंने ओनली 1 ईयर के लिए होल्ड करूंगा। इसका मतलब वो शेयर को मैंने 1 साल के बाद बेच दूंगा। तो ठीक है, वो शेयर का आज का वैल्यू क्या होगा, वो शेयर का आज का वैल्यू क्या होगा, उसको हम भी बोल सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। तो एक चीज याद रखो, फाइनेंस में अगर प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब आज क्या वैल्यू है, फाइनेंस में प्रेजेंट में क्या वैल्यू है, अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमेशा याद रखना, आपको जो भी कैश फ्लो मिलेगा, जो भी पैसा मिलेगा उस शेयर से, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो। क्या निकालो? प्रेजेंट वैल्यू। जो भी प्रेजेंट वैल्यू आएगा वो हो जाएगा वो शेयर का आज का वैल्यू। मान लो वो शेयर को आप 2 साल के लिए होल्ड करेंगे, तो 2 साल के लिए आपको पैसा मिलेगा। लेकिन मोदी गिलानी एंड मिलर कहते हैं कि वो जो शेयर है ना, हम उसको 2 साल होल्ड नहीं करेंगे। तो कितना साल होल्ड करेंगे? 1 ईयर। अगर 1 ईयर में होल्ड करूंगा तो जो भी पैसा मुझे मिलेगा ईयर 1 में मिलेगा। बोलो उसके बाद कुछ पैसा मिलेगा हाँ या नहीं? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर वो शेयर को मैंने 2 3 या 4 साल होल्ड करूं तो मुझे कुछ पैसा मिल सकता है, लेकिन इस शेयर को मैंने 1 ईयर के लिए होल्ड करूंगा तो मुझे 1 साल के बाद कुछ भी पैसा नहीं मिलने वाला है। तो ठीक है, तो बोलो आज का वैल्यू क्या होगा? जो भी मुझे कैश फ्लो मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू। क्या आप बता सकते हैं? अगर आपके पास एक शेयर है, अगर आपके पास एक शेयर है, आप वो शेयर को 1 साल के लिए होल्ड करेंगे,
अगर आपके पास एक शेयर है, आप वो शेयर को 1 साल के लिए होल्ड करेंगे, तो 1 साल के बाद आपको का क्या आपको कितना कैश फ्लो मिलेगा? आप बोलेंगे सर हमको 2 प्रकार का कैश फ्लो मिलेगा। कितने प्रकार का? 2 प्रकार। पहला तो वो शेयर से हमें डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड अगर ईयर 0 में मिलता है तो उसको D0 कहते हैं। डिविडेंड अगर ईयर 1 में मिलेगा तो उसको हम D1 बोलेंगे। तो इसका मतलब हमें D1 मिलेगा। फिर 1 साल के बाद वो शेयर को मैंने जो भी मार्केट प्राइस होगा उस मार्केट प्राइस में बेच दूंगा। 1 साल के बाद वो शेयर का जो भी मार्केट प्राइस होगा मैंने वही मार्केट प्राइस में बेच दूंगा। तो बोलो शेयर का ईयर एंड में जो प्राइस होता है, शेयर का ईयर एंड में जो प्राइस होता है, शेयर का ईयर एंड में जो प्राइस होता है उसको P0 कहते हैं या P1 कहते हैं? सर P1 कहते हैं। इसका मतलब अगर आप के पास एक शेयर है, अगर आपके पास एक शेयर है, आप उस शेयर को 1 साल के लिए होल्ड करेंगे तो 1 साल के बाद आपको 2 कैश फ्लो ही मिल सकता है। पहला तो उसका मार्केट वैल्यू ईयर 1 में, फिर डिविडेंड। बोलो इस दोनों का प्रेजेंट वैल्यू आज का वैल्यू के साथ बराबर होना चाहिए। आप बोलेंगे सर शेयर का आज का प्राइस को क्या बोलते हैं? P0। शेयर का आज का प्राइस को क्या बोलते हैं? P0। 1 साल के बाद जो प्राइस आएगा उसको क्या बोलेंगे? P1। फिर ईयर 1 में जो डिविडेंड मिलेगा D1। तो फाइनेंस में क्या होता है, जो भी हमें फ्यूचर में कैश फ्लो मिलता है उसका प्रेजेंट वैल्यू हमेशा आज का वैल्यू के साथ बराबर होता है। इसका मतलब P0 टेक्निकली क्या मैं नहीं कह सकता हूँ कि P0 इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ P1 एंड D1? क्या मैं टेक्निकली नहीं कह सकता हूँ कि P0 इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ P1 एंड D1? आप बोलेंगे हाँ सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द P1 एंड D1 विल बी P0। इसका मतलब P0 इज इक्वल टू मैथमेटिकली क्या बनेगा? P1 प्लस D1 उसका प्रेजेंट वैल्यू मतलब 1/1 प्लस डिवाइड बाई 1 बाई P1 प्लस D1 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 1। आप बोलेंगे सर इधर 1 ईयर क्यों? क्योंकि मुझे जो P1 और D1 मिलेगा वो कितने साल के बाद मिलेगा? 1 साल के बाद, इसीलिए मैं 1 साल के लिए डिस्काउंटिंग करूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब P0 हो गया P1 प्लस D1 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 1। आप बोलेंगे सर हमें तो हेडिंग लिखे थे कि हाउ टू कैलकुलेट P1। हाउ टू कैलकुलेट P1? अगर फॉर्मूला ऐसे बनता है कि P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D1, अगर फॉर्मूला ऐसे बनता है कि P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D1 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 1, क्या आप बोल सकते हैं कि P1 क्या होगा? हाँ सर P1 डेफिनेटली क्या होगा? P0 इंटू 1 प्लस K टू द पावर 1 माइनस D1। आप बोलेंगे सर कैसे हुआ? नालायक को मैथमेटिक्स खुद समझो। तो अगर P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D1 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 1 होगा तो P1 होगा P0 इंटू 1 प्लस K टू द पावर 1 माइनस D1। अच्छा, मान लो कंपनी डिविडेंड दिया, मान लो कंपनी डिविडेंड दिया, इसका मतलब डिविडेंड इधर माइनस होगा। मान लो कंपनी उस साल डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, मान लो कंपनी वो साल डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, इसका मतलब यहाँ पे D1 के जगह पे आप कितना लेंगे? 0। तो नोट लिखो, इफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड then in place of D1 consider dividend amount, then in place of D1 consider dividend amount। अगर कंपनी डिविडेंड दे रहा है तो D1 के जगह पे जितना भी डिविडेंड मिलता है ना उतना कंसीडर करो। इफ dividend is not declared then in place of D1 consider 0। अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता है तो D1 को हम 0 मानेंगे।
आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं ज्ञानी, कोई सीए बनेंगे, कोई सीएमए बनेगा, तो ठीक है। फिर आप लोग देश का भविष्य, मेरा एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिए, दिल खुश हो जाएगा। आप बोलेंगे सर सवाल पूछिए, हम जवाब डेफिनेटली देंगे, ठीक है। ये रहा मेरा सवाल आपके सामने। अगर D1 में कुछ अमाउंट है, मान लो 4 रुपया, तो इधर P1 जितना आएगा, अगर इधर 0 में लूंगा तो P1 उतना आएगा या चेंज हो जाएगा। आप सर कैसे बात करते हैं, यही था आपका सवाल। फिर यही सवाल पूछ के आप बोलते हैं कि आप लोग देश का भविष्य, तो इस सवाल का जवाब दीजिए। जो नर्सरी में बैठे हैं ना बच्चे, वो भी इस सवाल का जवाब दे देंगे, तो ठीक है। अगर आपके पास सवाल का जवाब है तो आप दे दीजिए, ज्यादा बकवास करने का दरकार नहीं। मेरा जो सवाल था, क्या मेरा सवाल था कि मान लो डिविडेंड कुछ है, मतलब 4 रुपया, तो इधर P1 जितना आएगा, अगर डिविडेंड 0 हो जाएगा तो P1 उतना आएगा या चेंज हो जाएगा। क्या आपको दिमाग में यही आता है कि चेंज हो जाएगा? हाँ सर, हमारे दिमाग में यही आ रहा है कि चेंज हो जाएगा। तो बेटा आप बिल्कुल करेक्ट। डिविडेंड अगर चेंज होगा, सॉरी, डिविडेंड अगर मिलेगा तो जितना भी P1 होगा, डिविडेंड अगर नहीं मिलेगा तो P1 चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन आरो देख लिखो, रिमेंबर दैट P1 will be changed if PL will be different. PL will be different if there is a dividend and if there is no dividend. अगर डिविडेंड है तो जो P1 आएगा, अगर डिविडेंड नहीं है तो वो P1 चेंज हो जाएगा, तो ठीक है। आप बोलेंगे सर अगर डिविडेंड है, इफ देयर इज डिविडेंड, मतलब D1 का कुछ पॉजिटिव वैल्यू है अगर, तो अब बोलो P1 क्या आएगा? सर P1 आएगा P0 इंटू 1 प्लस K टू द पावर 1 माइनस D1, ठीक है। इफ देयर इज नो डिविडेंड, मतलब D1 इज इक्वल टू कितना? 0। इफ देयर इज नो डिविडेंड, मतलब D1 इज इक्वल टू कितना? 0। बोलो P1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर बहुत इजी, हम D1 के जगह पे 0 लेंगे। बेटा बिल्कुल करेक्ट, D1 के जगह पे 0 ले लो, तो P1 इज इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस K टू द पावर 1 माइनस 0 इज इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस K टू द पावर 1 इज इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस K टू द पावर 1। ओके, तो मेरा जो सेकंड वाला कैलकुलेशन था वो हो गया। मेरा जो सेकंड वाला कैलकुलेशन था वो हो गया, क्या? कैलकुलेशन ऑफ P1। अब मैं थर्ड कैलकुलेशन समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो थर्ड कैलकुलेशन क्या? हाउ टू कैलकुलेट M। आप बोलेंगे सर ये M का मतलब क्या होता है? मैंने एकदम बिगिनिंग में बता चुका हूँ कि M का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर इशूड। फिर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि न्यू इक्विटी शेयर क्यों इशू होगा। अगर मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट है, अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ पैसा चाहिए तो मैं न्यू इक्विटी शेयर इशू करूंगा। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ पैसा नहीं चाहिए तो मैं न्यू इक्विटी शेयर क्यों इश्यू करूंगा? इसका मतलब न्यू इक्विटी शेयर इश्यू होगा अगर हमारे पास न्यू इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है ईयर एंड में तो न्यू इक्विटी शेयर इश्यू नहीं होगा। लेकिन एक बात सुनो, मैंने बोला कि आपको 5 लाख रुपया चाहिए,
मैंने बोला कि आपको कितना चाहिए, सर हमें 5 लाख रुपया चाहिए, ठीक है। तो पहले कोशिश करो कि अगर आपके पास पैसा है तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करो। मैंने बोला कि आपको कितना अमाउंट चाहिए, सर हमें 5 लाख चाहिए। फिर मैंने बोला कि अगर आपके पास कुछ पैसा है, अगर आपके पास कुछ पैसा है तो वो पैसा यूटिलाइज करो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो किसी से उधार ले लो, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने बोला कि मान लो कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए 5 लाख रुपया चाहिए। मान लो कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना रुपया चाहिए, 5 लाख रुपया चाहिए, ओके। तो ये जो 5 लाख रुपया कंपनी को चाहिए, ये आज चाहिए या ईयर एंड में चाहिए, सर ईयर एंड में चाहिए। हाँ, क्या मैं 5 लाख रुपया इक्विटी शेयर इश्यू कर दूं, क्या मैं 5 लाख रुपया का इक्विटी शेयर इश्यू कर दूं? आप बोलेंगे सर ये कैसे बात करते हैं कि 5 लाख रुपया हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहिए। अगर मेरे पास कुछ पैसा है तो वो पैसा मैं यूटिलाइज करके जो बैलेंस पैसा रहेगा मैं किसी को ही उसके लिए न्यू इक्विटी शेयर इश्यू करूंगा। तो जानते हो ईयर 1 में कुछ अर्निंग होगा, एक साल में कुछ अर्निंग होगा। मान लो आपका अर्निंग का मतलब E1, मान लो आपका अर्निंग का मतलब E1, आपका अर्निंग हो गया 2 लाख रुपया। हाँ, आप बोलेंगे सर अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए 5 लाख रुपया चाहिए, फिर हमारे पास अर्निंग का 2 लाख रुपया है, तो हम जरूर 3 लाख का इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे। इसका मतलब हम इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे कितना अमाउंट के लिए, 3 लाख। बेटे और एक छोटा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर एक कैसा एडजस्टमेंट है, तो क्या आपको पता है बिगनिंग में आपके पास कुछ शेयर होल्डर थे या कुछ शेयर था जिसको हम बोलते थे कि एन। हाँ सर, बिगनिंग में तो हमारे पास कुछ शेयर था। अगर आपका अर्निंग होता है, अगर आपका अर्निंग होता है, क्या वो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको आप डिविडेंड नहीं दोगे? हाँ सर, उनको तो डिविडेंड देना पड़ेगा। फिर उन लोगों को डिविडेंड देने के बाद, फिर उन लोगों को डिविडेंड देने के बाद जो पैसा बचेगा उस पैसा को हम इन्वेस्टमेंट के लिए यूटिलाइजेशन करेंगे। क्योंकि जो लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं ना, वो लोग ईयर एंड में डिविडेंड जरूर लेंगे। जो लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं वो लोग ईयर एंड में डिविडेंड जरूर लेंगे। तो ठीक है, बोलिए ईयर एंड में जो शेयर इश्यू होगा उसको हम बोलेंगे एम। ईयर 1 में जो शेयर इश्यू होगा उसको हम बोलेंगे एम। बिगनिंग में जो शेयर था उसको हम बोलते हैं एन। बोलो डिविडेंड कौन लेंगे, एन वाला लेंगे या एम वाला लेंगे या बोथ लेंगे? आप बोलेंगे सर जो शेयर अभी अभी इश्यू हुआ उसको तो आज हम डिविडेंड नहीं देंगे, उसको एक साल बाद डिविडेंड देंगे। इसका मतलब एन वाले को डिविडेंड दिया जाएगा। इसका मतलब एन वाले को डिविडेंड दिया जाएगा, एन वाले को डिविडेंड दिया जाएगा। तो अब बोलो मेरे पास E1 था कितना, 2 लाख। उनमें से मैं एन वाले को डिविडेंड दे दूंगा। अब बताओ डिविडेंड कब दूंगा, बिगनिंग में या एंड में? आप बोलेंगे सर डिविडेंड तो हम एंड में देंगे। अगर एंड में डिविडेंड देते हैं उनको क्या बोलते, उसको क्या बोलते हैं, D1। फिर D1 कौन कौन शेयर होल्डर लेंगे, जो लोग बिगनिंग में थे या जो लोग अभी आए हैं? सर जो लोग बिगनिंग में थे उन्हीं लोगों को हमें से डिविडेंड देना पड़ेगा। तो जो लोग बिगनिंग में थे उसको हम एन बोलते हैं। इसका मतलब बोलो मुझे कितना पैसा चाहिए था, सर 5 लाख। 5 लाख से मुझे माइनस करना पड़ेगा, मेरा अर्निंग हो गया 2 लाख। उनमें से मान लो कि मेरा डिविडेंड पेमेंट हो जाएगा 50,000। मान लो हाइपोथेटिकल फिगर में ले रहा हूं कि मान लो कि मेरा डिविडेंड पेमेंट हो जाएगा कितना, 50,000। इसका मतलब मुझे कितना पैसा चाहिए, इसका मतलब मुझे कितना पैसा चाहिए,
इसमें तो 2 लाख से 50,000 माइनस हो गया तो 1.5 लाख बचा। तो 5 लाख से 1.5 लाख माइनस करो तो मुझे 3,50,000 का फंड चाहिए। तो मुझे कितना फंड चाहिए? 3,50,000। ओके, इसका मतलब आप इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे टू ऑब्टेन कितना रुपीज? 3,50,000। क्या आप एक शेयर इश्यू कर देंगे, बोलेंगे कि जो एक शेयर ले लेगा उसको वो मुझे 3,50,000 दे देगा? नहीं, मुझे टोटल कितना पैसा चाहिए? 3,50,000। मान लो एक शेयर का रेट होता है 35। एक जो शेयर होता है ना उसका प्राइस होता है कितना? 35। अब बोलो मुझे कितना शेयर इश्यू करना पड़ेगा? तब 3,50,000 डिवाइड बाई 35। 3,50,000 डिवाइड बाई 35, इसका मतलब मुझे 10,000 इक्विटी शेयर इश्यू करना पड़ेगा। अगर मेरा प्राइस 70 हो गया, मान लो कि ईयर एंड में प्राइस 35 था, अगर ईयर एंड में प्राइस 35 होगा तो मुझे 10,000 इक्विटी शेयर इश्यू करना पड़ेगा। अगर मैं अगर मुझे 3,50,000 चाहिए और एक शेयर का प्राइस 35 तो मुझे 10,000 इक्विटी शेयर इश्यू करना पड़ेगा। अगर मुझे चाहिए 3,50,000 और एक शेयर का प्राइस 70 रुपीज, एक शेयर का प्राइस 70 रुपीज, क्या आप लोग बता सकते हैं कितना शेयर मुझे इश्यू करना पड़ेगा? सर 5,000 शेयर इश्यू करना पड़ेगा। ये 10,000 या ये 5,000, इसको हम बोलेंगे एम। आप बोलेंगे सर दो एम तो आया, दो एम इसीलिए आया, मैंने दो प्राइस रखा। अगर प्राइस 3-4 एग्जाम्पल और 3-4 एग्जाम्पल में ले लूंगा तो और 3-4 एम आएगा, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन में जो आएगा ना, जितना प्राइस होगा उतना एम आएगा। अगर इधर प्राइस चेंज होगा तो डेफिनेटली क्या चेंज हो जाएगा? एम चेंज हो जाएगा। तो ठीक है, आप बोलेंगे सर एम का फॉर्मूला बताइए। तो मुझे कितना पैसा चाहिए था जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो लिखो एम का फॉर्मूला, एम इज इक्वल टू, बोलो मुझे पैसा क्यों चाहिए था? सर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। तो कितना इन्वेस्टमेंट करना है आपको, इसको हम बोलेंगे I1। क्या पूरा I1 के लिए आप इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे? आप बोलेंगे सर नो, उनमें से हम देखेंगे कि कितना मेरे पास अर्निंग है E1। ठीक है, E1 फुली यूटिलाइज करोगे या E1 से पहले आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ेगा? सर E1 से पहले हमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ेगा। इसका मतलब -ND1। ये मुझे नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यूड चाहिए, तो डिवाइड बाय करना पड़ेगा कि एक शेयर का वैल्यू, उसको बोलते हैं कि P1। ये जो न्यू इक्विटी शेयर इशू होगा ना, ये ईयर एंड में इशू होगा, तो इसीलिए हमें P1 डिवाइड बाय करना पड़ेगा। तो दो P1 था मेरे पास, एक P1 था अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, और एक P1 था अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ। आप बोलेंगे सर एक क्या बात करते हो? देखो इफ देयर इज डिविडेंड तो एक P1 आ रहा था, इफ देयर इज नो डिविडेंड तो एक P1 आ रहा था। अगर डिविडेंड इश्यू हुआ तो जो P1 आएगा उसमें एक M कैलकुलेशन होगा, अगर डिविडेंड नहीं है तो P1 चेंज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या चेंज हो जाएगा? M। इसका मतलब हमको दो बार M कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पहला बार इफ देयर इज डिविडेंड, दूसरा बार इफ देयर इज नो डिविडेंड। तब बोलो M in case of dividend is there। मान लो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है, तो एम क्या होगा? तो लिखो इज इक्वल टू I1 माइनस E1 ND1 डिवाइड बाई P1 if there is dividend।
अगर डिविडेंड है तो जो P1 आया था उसी P1 को यहाँ पे डिवाइड बाई करो। अगर डिविडेंड है जो P1 आएगा उसी P1 को यहाँ डिवाइड करो, ठीक है। आप बोलेंगे सर एम इन केस ऑफ नो डिविडेंड, अगर डिविडेंड नहीं है तो क्या होगा? नालाय को बोलो I1 माइनस E1 माइनस ND1 डिवाइड बाई P1। कौन सा P1? इफ देयर इज डिविडेंड वाला P1 या इफ देयर इज नो डिविडेंड वाला P1? सर इफ देयर इज नो डिविडेंड वाला P1, तो P1 इफ देयर इज नो डिविडेंड। ओके, एक नोट लिखो, वैल्यू ऑफ कंपनी जिसको हम NP0 बोले थे, वैल्यू ऑफ कंपनी जिसको हम NP0 बोले थे, आज पर MM मॉडल के हिसाब से वैल्यू ऑफ कंपनी जिसको हम MM मॉडल के हिसाब से वैल्यू ऑफ कंपनी जिसको हम NP0 बोलते थे, तो NP0 का फॉर्मूला क्या था? N प्लस M, हाँ, इंटू P1, हाँ, प्लस 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 क्या? E1 माइनस I1 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 1। हाँ, क्या आपको पता है M P1 फिर M P1? आप बोलेंगे सर M P1 क्या? इफ देयर इज डिविडेंड। फिर और एक M P1 क्या? इफ देयर इज नो डिविडेंड। मतलब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो जो P1 आएगा उसके लिए एक M आएगा, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ तो जो P1 आएगा उसके लिए और एक M आएगा। इसका मतलब यहाँ पे P1 दो P1 हो सकता है, पहला वाला डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो P1, दूसरा वाला डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ तो P1। यहाँ पे भी दो दो M आ सकता है, पहला वाला डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो M, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ तो M। इसका मतलब हमको कितना NP0 मिलेगा? सर दो NP0 मिलेगा। एक NP0 होगा डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो NP0 क्या होगा, फिर और एक NP0 होगा कि डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ तो NP0 क्या होगा। इसको मेरे साथ साथ कॉपी करो, अगर ये आपके कॉपी हो चुका है तो अब लिखो रिमेंबर दैट there may be two cases for NP0। NP0 के लिए हमारे पास दो केस हो सकता है। NP0 के लिए हमारे पास दो NP0 हो सकता है। आप बोलेंगे सर केस 1, इफ देयर इज डिविडेंड। सर इफ देयर इज डिविडेंड इसका मतलब N प्लस M इन केस ऑफ डिविडेंड इंटू P1 वही इन केस ऑफ डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड होगा तो एक P1 और M आएगा, प्लस बाकी जो था वही रहेगा, प्लस E1 माइनस I1 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 1। ठीक है। केस 2, if there is no dividend। केस 2 if there is no dividend। केस 2 if there is no dividend, बोलो क्या होगा? N प्लस M in case of no dividend
इंटू P1 भी होगा इन केस ऑफ नो डिविडेंड, P1 भी होगा इन केस ऑफ नो डिविडेंड, प्लस E1 माइनस I1 डिवाइड बाई 1 प्लस के टू द पावर 1। जो बेसिक बात मोती गिलान ने बोला था कि डिविडेंड है या डिविडेंड नहीं हो, डिविडेंड है या डिविडेंड नहीं हो तो मार्केट वैल्यू या प्राइस के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब केस 1 में जो भी NP0 आएगा, मतलब दिस इज द NP0, NP0 बोला तो वैल्यू ऑफ अ कंपनी इन इफ देयर इज डिविडेंड, तो डिविडेंड है या नहीं है तो वैल्यू ऑफ कंपनी के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये दोनों केस का NP0 इक्वल रहेगा, ये दोनों केस का NP0 क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इसी को नोट में लिखो। देखो NP0 इन केस ऑफ डिविडेंड, in case of a dividend, and NP0 in case of no dividend, NP0 in case of a dividend and NP0 in case of a no dividend will be always equal. NP0 in case of a dividend and NP0 in case of a no dividend will be always equal। इसीलिए मोदी गिलानी बोला था कि चाहे डिविडेंड दे दो या नहीं दो, मार्केट वैल्यू के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मोदी गिलानी मिलर मॉडल को हम इररिलेवेंस थ्योरी कहते हैं। इसीलिए मोदी गिलानी यानी मिलर मॉडल को हम इररिलेवेंस थ्योरी कहते हैं। आप बोलेंगे सर मोदी गिलानी मिलर मॉडल का कंसेप्ट हमको क्लियर हो गया। तो अगर मोदी गिलानी मिलर मॉडल का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया तो अब हम क्या करेंगे ना, उसके लिए एक बढ़िया वाला एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल का मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था। आप बोलेंगे सर कौन सा एग्जाम में आया था? सीए इंटर में भी आया था, सीए IPCC में भी आया था, सीए में इंटर में भी आया था, सीए में फाइनल में भी आया था और सीए फाइनल में भी आया था। आप बोलेंगे सर एक ही सवाल इतना जगह पे आ सकता है, इसीलिए वो क्वेश्चन को हम डेफिनेटली सॉल्व करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 8A को रीड करो। आप सभी लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 8A को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 8A को रीड करो। ठीक है, जो लोग इस क्लास को YouTube में देखते हो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, फिर बाद में सॉल्व करो। ओके, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करके पढ़ना क्योंकि जो PDF है ना उसका क्लैरिटी थोड़ा कम है। ओके, रीड करो, खुद ही रीड करो। X Limited has 8 lakh equity share outstanding at the beginning of the year। अच्छा, मतलब बिगनिंग ऑफ द ईयर में X Limited का कितना इक्विटी शेयर था? सर 8 लाख। इसका मतलब N हो जाएगा क्या? 8 लाख, तो N हो जाएगा 8 लाख। तो मेरे साथ साथ जो भी मैं नोटिफिकेशन लिख रहा हूँ उसको भी लिखते रहो। ठीक है, तो N हो गया 8 लाख। द करंट मार्केट प्राइस पर शेयर 120। सुनो, ये क्या बोला? करंट मार्केट प्राइस। अब बोलेंगे सर करंट मार्केट प्राइस को तो P0 कहते हैं। हाँ, P0 हो जाएगा 120, P0 हो जाएगा कितना? 120। तो ठीक है, the board of director of the company is contemplating rupees 6.4 per share as dividend। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोच रहे हैं कि हम डिविडेंड देंगे
6.4। मतलब हम डिविडेंड अगर हो सकता है तो हम डिविडेंड दे सकते हैं, मतलब ऑलरेडी हम डिविडेंड दे चुके हैं, नहीं कंटेम्पलेटिंग, कंटेम्पलेटिंग का मतलब फ्यूचर में दिया जाएगा। तो जो डिविडेंड ईयर एंड के बाद ईयर एंड में देते हैं उसको क्या बोलते हैं, D1। अगर डिविडेंड मिलेगा तो D1 कितना होगा, 6.0। अगर डिविडेंड नहीं मिलेगा तो D1 कितना होगा सर, 0 हो जाएगा। अगर डिविडेंड मिलेगा तो D1 कितना होगा, 6.4, सॉरी आई एम सो सॉरी 6.4। अगर डिविडेंड नहीं मिलेगा तो D1 कितना होगा, 0। in if there is no if there is dividend then D1 will be 6.4, if there is no dividend then D1 will be 0। ठीक है। The rate of capitalization appropriate to the risk of class is 9.6%। आप बोलेंगे सर ये रेट ऑफ कैपिटलेशन क्या होता है, रेट ऑफ कैपिटलेशन का मतलब केई होता है, तो केई कितना 9.6%। सुनो ये जो क्वेश्चन है ना, आप इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करोगे, फिर एग्जाम जाओगे, एग्जाम में इस क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा। आप क्या बोल करोगे ना, केई 9.6%। तो वहीं पे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, ओवरलुकिंग कर देते, कुछ कुछ स्टूडेंट 9% लेके सॉल्व करके आ जाते, तो उन लोगों को मार्क नहीं मिलेगा। इसीलिए आपका IQ या आपका विजन साइड को देखने के लिए इंस्टीट्यूट 9.6% डाल दिया। कितना परसेंट, 9.6%। तो ठीक है कोई बात नहीं, 9% होगा तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, 9.6% होगा तो भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ठीक है, बोला अप्रोच के हिसाब से कैलकुलेट ईयर एंड मार्केट प्राइस। ईयर एंड मार्केट प्राइस का मतलब P1। तो अप्रोच के हिसाब से हमें P1 कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर P1 कितना बार कैलकुलेशन होगा, P1 2 बार कैलकुलेशन होगा। कब, पहला होगा इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर और दूसरा होगा इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर। तो पहला वाला पॉइंट नंबर 1 कवर हो जाएगा। अच्छा, फिर एक जो क्वेश्चन भी क्लियर किया कि P1 कैलकुलेशन करो इफ डिविडेंड डिक्लेयर, इफ डिविडेंड नॉट डिक्लेयर। अगर डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो D1 कितना होगा 6.04, अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा तो कितना होगा 0। तो ठीक है। फिर डबल आई में बोला कि हाउ मेनी न्यू इक्विटी शेयर टू बी इशूड, मतलब कितना न्यू इक्विटी शेयर इशू होगा, मतलब कितना न्यू इक्विटी शेयर इशू होगा इफ कंपनी डिजायर्स टू फाइंड, सॉरी हाँ, इफ कंपनी डिजायर्स टू फाइंड इन्वेस्टमेंट बजट 3.2 करोड़, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट करना है 3.2, इसका मतलब I1 कितना हो जाएगा 3.2। फिर इनकम, नेट इनकम 1.6 करोड़, नेट इनकम का मतलब होता है PAT, नेट इनकम का मतलब होता है PAT। तो पॉइंट नंबर डबल आई में बोला कि कितना इक्विटी शेयर इश्यू होगा, पॉइंट नंबर डबल आई में बोला कि कितना इक्विटी शेयर इश्यू होगा, कितना इक्विटी शेयर इश्यू होगा। अगर हमारे पास डिविडेंड करने के लिए 3.2 करोड़ चाहिए और हमारे पास 1.6 करोड़ अर्निंग है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोला, हाँ ये बात आपको भी पता है कि अगर दो मार्क P1 मिलेगा तो 2 बार हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा M। इसका मतलब एक M कैलकुलेशन होगा इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर और एक M कैलकुलेशन होगा इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर। ठीक है। थर्ड पॉइंट में बोला कि ऑल्सो शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फार्म, वैल्यू ऑफ द फार्म मतलब वैल्यू ऑफ द कंपनी डू नॉट चेंज whether डिविडेंड इज डिक्लेयर और नॉट। मतलब थर्ड पॉइंट में बोलता है कि आप शो करो कि वैल्यू ऑफ फार्म चेंज नहीं हो रहा है, चाहे डिविडेंड डिक्लेयर हो या डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो। इसका मतलब मैंने बोला था ना NP0 डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो जो NP0 आएगा, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ तो NP0 उतना ही आएगा। इसका मतलब थर्ड पॉइंट में हम लोग NP0 कैलकुलेशन करेंगे, इसका मतलब थर्ड पॉइंट में हम NP0 कैलकुलेशन करेंगे। तो ठीक है। आप बोलेंगे सर पॉइंट नंबर IV भी है और V भी है, तो पॉइंट नंबर IV भी हम बाद में सॉल्व करेंगे। अभी जो 4 पॉइंट था, सॉरी 3 पॉइंट था, वो 3 पॉइंट को हम कवर करेंगे। मेरे यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे तो जगह नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर में लिख सकता हूँ। मैं देख रहा हूँ अगर ऊपर में होगा तो लिखूंगा, नहीं तो ठीक है।
मैं इधर ही लिखूंगा, मैं इधर ही लिखूंगा। तो ठीक है, ये जो क्वेश्चन था हमारे लिए कितना, क्वेश्चन नंबर 8A। बोलो एन कितना सर, एन 8 लाख। आप खुद क्वेश्चन देखो, मुझे क्वेश्चन और नहीं चाहिए, मुझे क्वेश्चन याद है तो मैं याद करके लिख सकता हूँ। सर एम एन इज इक्वल टू 8 लाख, पी जीरो कितना 120। क्यों, करंट मार्केट प्राइस था ना। अगर डिविडेंड दिया जाएगा तो D1 कितना होगा 6.4। अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा तो D1 लिखने का कोई दरकार नहीं, D1 0 हो जाएगा अगर डिविडेंड नहीं डिक्लेयर हुआ। तो के कितना 9.6%। तो पहले पॉइंट नंबर ए हमें कैलकुलेशन करना है कि कैलकुलेशन ऑफ P1। तो हमको पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कैलकुलेशन ऑफ P1। तो केस 1, इफ डिविडेंड डिक्लेयर, अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो बोलो P1 का फॉर्मूला क्या होगा, P0 इंटू 1 प्लस के टू द पावर 1 माइनस D1 माइनस D1 इज इक्वल टू P0 कितना सर, P0 120 इंटू 1 प्लस 9.6% टू द पावर 1 माइनस कितना, अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो डिविडेंड कितना होगा 6.4। बोलो P1 कितना आ रहा है, बोलो P1 कितना आ रहा है सर, 125.12 आ रहा है। चेक करो, कैलकुलेशन करके चेक करो, 121.12 आ रहा है। तो केस 2, इफ डिविडेंड नॉट डिक्लेयर, केस 2 इफ डिविडेंड नॉट डिक्लेयर, अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ तो अब बोलो P1 का फॉर्मूला क्या होगा, P0 इंटू 1 प्लस के टू द पावर 1 माइनस D1 का जगह पे हम 0 लेंगे इज इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस के टू द पावर 1 इज इक्वल टू P0 120 इंटू 1 प्लस 9.6% टू द पावर 1 इज इक्वल टू 131.52 हो जाएगा, 131.52 हो जाएगा। तो P1 अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो P1 रहेगा 125.12, अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ तो P1 रहेगा 131.52, अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ तो P1 रहेगा 131.12। ओके, तो पॉइंट नंबर बी, सेकंड पॉइंट क्या बोला कैलकुलेशन करने के लिए, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर टू बी इश्यूड। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर टू बी इश्यूड, इसका मतलब एम। अब हमको एम कैलकुलेशन करना है, नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर टू बी, नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर टू बी इश्यूड। बोलो कितना एम चाहिए सर, दो एम चाहिए। पहला वाला होगा इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर और दूसरा वाला होगा इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर। तो केस 1 इफ डिविडेंड डिक्लेयर, बोलो एम इज इक्वल टू I1, एम इज इक्वल टू I1 माइनस E1 माइनस ND1 डिवाइड बाई P1। तो ये जो P1 आप लेंगे ये डिविडेंड डिक्लेयर वाला P1 लेंगे और डिविडेंड नॉट डिक्लेयर वाला P1 लेंगे। सर डिविडेंड डिक्लेयर वाला P1 हम लेंगे। तो बोलो I1 कितना 320 माइनस E1 कितना 160, उसमें से माइनस हो जाएगा। देखो ये अर्निंग कितना था, आपको फिर से मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं। ये अर्निंग कितना था
एक मिनट, थोड़ा पीडीएफ में कुछ प्रॉब्लम है। इधर देखो अर्निंग कितना, 3.2 करोड़, 320 करोड़ नहीं, 3.2 करोड़ को हम बोल सकते हैं 320 लाख। इधर 1.6 करोड़, 1.6 करोड़ को हम बोलते हैं कि 160 लाख। ठीक है, अब हम लैक्स में सॉल्व करते हैं, क्योंकि ज्यादा जीरो लेने का कोई दरकार नहीं है, हम लैक्स में सॉल्व करते हैं। तो 320 लाख माइनस 160 इंटू एन कितना 8 लाख इंटू D1 कितना 6.4 डिवाइड बाई, अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो P1 कितना आएगा, अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो P1 कितना आएगा सर, 125.12 आएगा। जरा इसको कैलकुलेशन करो, ये आ रहा है 168,798 शेयर, 168,798 शेयर। खुद कैलकुलेशन करो। अगर आपको कैलकुलेशन करने का इच्छा नहीं है तो मैं जो लिख रहा हूं उसको टिपो, सर इसको कॉपी मारो। ठीक है, सुनो, अगर स्लाइडली डिफरेंस आ रहा है तो इतना ही लिखो, क्योंकि राउंड ऑफ करके लेना पड़ता है। तो केस 2, हमें केस 2 भी कैलकुलेशन करना है। तो केस 2 होगा इफ डिविडेंड नॉट डिक्लेयर, केस 2 होगा इफ डिविडेंड नॉट डिक्लेयर। बोलो एम का फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन P1 चेंज हो जाएगा। तो बोलो M इज इक्वल टू आई कितना होगा 320 माइनस E कितना होगा 160 से माइनस होगा 8 इंटू कितना 0, क्योंकि डिविडेंड नॉट डिक्लेयर। तो डिवाइड बाई P1 कितना रहेगा 131.52, P1 in case of a dividend not declared, P1 in case of a dividend not declared। बोलो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 121,655 शेयर, ये आ रहा है 121,655 शेयर, 121,655 शेयर। तो अब हम लोगों का एम कैलकुलेशन हो गया। अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो एम क्या होगा, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ तो एम क्या होगा। तो ठीक है, तो थर्ड पॉइंट कैलकुलेशन हम करेंगे। तो थर्ड पॉइंट हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कंपनी। आप बोलेंगे सर क्वेश्चन में तो और कुछ बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि वैल्यू ऑफ अ फार्म। बेटा वैल्यू ऑफ अ फार्म का मतलब वैल्यू ऑफ अ कंपनी भी होता है। तो केस 1, इफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड, अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो क्या होगा वैल्यू। तो बोलो NP0 क्या होगा, NP0 होगा N प्लस M इंटू P1 प्लस E1 माइनस I1 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 1। आप बोलेंगे सर N कितना था, N 8 लाख था, हाँ, प्लस अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो M कितना आएगा 168,798। अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो N कितना आएगा 168,798, 168,798। तो अगर डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो 168,798 इंटू अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो P1 कितना 125.12, अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो P1 कितना 125.12, तो 125.12 प्लस E1 कितना सर E1 1.6 करोड़, इसका मतलब
160 lakhs वन बोलो 1.6 करोड़ 1 करोड़ का मतलब होता है 100 लाख और 0.6 करोड़ का मतलब होता है 60 लाख। तो प्लस 160 लाख माइनस मैं इधर इधर ही माइनस कर रहा हूं I1 कितना 3.2 करोड़ मतलब 320 लाख डिवाइड बाई 1 प्लस 9.6% टू द पावर 1। जरा इसको कैलकुलेशन करो ये कितना आ रहा है खुद कैलकुलेशन करो 8 लाख प्लस 168,798 इंटू 125.12 ये आ रहा है 121216005 0.76 को हम इग्नोर कर रहे हैं तो इधर 6 ले लो प्लस चलिए प्लस तो नहीं रहेगा माइनस 160 लाख माइनस 320 लाख तो माइनस हो जाएगा 160 लाख डिवाइड बाई 1.096 12121216006 minus 160 lakhs divided by 1.096 ये आ रहा है 960,005 आ रहा है लेकिन हम इसको 0 लिखेंगे तो वो थोड़ा राउंड ऑफ के वजह से 5 आ रहा है तो 960 100 lakhs अगर डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो वैल्यू ऑफ द कंपनी रहेगा 960 lakhs केस टू if dividend not declared केस टू if dividend not declared अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा तो बोलो NP0 n कितना n तो 8 लाख प्लस m कितना m चेंज हो जाएगा अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा तो m हो जाएगा 121,655 से तो 121,655 ठीक है n प्लस m इंटू P1 कितना रहेगा 131.52 प्लस EO 160 लाख माइनस 320 लाख डिवाइड बाई 1 प्लस 9.6% टू द पावर 1 डिवाइड बाई 1 plus 9.6% to the power 1 is equal to 8 lakh plus 1,21,655 into 131.52 ये आ रहा है 121216065 तो 065 को 6 हम ले लेंगे माइनस 160 लाख हो जाएगा डिवाइड बाई 1.096 हो जाएगा ये भी 960 लाख आ जाएगा ये भी 960 लाख आ जाएगा ये भी 960 लाख आ जाएगा आप कैलकुलेशन करो और देखो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो 960 लाख अब कैलकुलेशन करो ये देखो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो भी 960 लाख डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ तो भी 960 लाख तो क्या कंक्लूजन मिला तो लिखो कंक्लूजन तो क्या कंक्लूजन मिला तो लिखो कंक्लूजन फ्रॉम द अबव we conclude that from the above we conclude that
थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम, नोट करो। तो लिखो फ्रॉम द अबव वी कंक्लूड दैट, from the above we conclude that NP0 value of company is same whether dividend is declared or not। अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ या नहीं हुआ तो NP0 में कुछ चेंज नहीं आया। ठीक है, सुनो नोट, एन कितना 8 लाख, सर P0 कितना 120। अगर एन 8 लाख P0 120, अगर मैं आपसे पूछूं कि एन P0 क्या होगा, एन P0 n इंटू P0 हो जाएगा, इसका मतलब 8 लाख इंटू 120 हो जाएगा। तो 8 लाख इंटू 120 इजिकल टू सर 960 लाख आ रहा है। आप बोलेंगे सर ये तो एन P0 आसान से मिल गया, हम इतना माथापच्ची क्यों किए? क्योंकि इतना माथापच्ची करना पड़ेगा मोदी गिलानी एंड मिलर मॉडल के हिसाब से। अगर क्वेश्चन नहीं बोला कि मोदी गिलानी एंड मिलर के हिसाब से कैलकुलेशन करो तो मैं इतना ही आंसर दे सकता हूँ। उस वक्त आपको क्या 16 मार्क मिलेगा या 2 मार्क का सवाल हो सकता है? 2 मार्क का सवाल हो सकता है। अगर इतना बोलेगा तो कितना मार्क का क्वेश्चन हो सकता है? कम से कम तो 8 मार्क का क्वेश्चन होना चाहिए। तो ठीक है, आप बोलेंगे सर और 2 पार्ट था क्वेश्चन का, तो वो जो 2 पार्ट है उसको जरा समझाइए। तो आइए वो जो 2 पार्ट है हम उसको भी समझेंगे। ठीक है, ये चेक करो, पॉइंट नंबर आई भी बोला कि ऑल्सो शो दैट वैल्यू ऑफ अ फार्म एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग विल रिमेन सेम। बोलो ऑफ वैल्यू ऑफ अ फार्म कब बोल रहा है, आज या एंड ऑफ ईयर? वैल्यू ऑफ अ फार्म एट एंड ऑफ ईयर विल बी रिमेन सेम। तो ईयर एंड में वैल्यू ऑफ अ फार्म सेम हो रहा है, चेक करो, लिखो पॉइंट नंबर आई भी, वैल्यू ऑफ अ फार्म एट ईयर एंड। सुनो, वैल्यू ऑफ अ फार्म at year end is equal to वैल्यू ऑफ अ फार्म एट ईयर एंड इज इक्वल टू। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि वैल्यू ऑफ अ फार्म एट ईयर एंड, तो फॉर्मूला लगेगा n प्लस m इंटू P1, बस इतना ही। मैंने बोला था ना कि मोदी गिलानी के हिसाब से 3 या 4 कैलकुलेशन हो सकता है। तो मैंने जब कंसेप्ट आपको समझाया था तो 3 कैलकुलेशन मैंने समझाया था। अब ये भी एक कैलकुलेशन हो सकता है कि वैल्यू ऑफ अ फार्म एट एंड, तो वैल्यू ऑफ अ फार्म एट एंड का फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस m इंटू P1। बोलो केस 1, इफ डिविडेंड डिक्लेयर, केस 1 में बोलो इफ डिविडेंड डिक्लेयर, बोलो n कितना 8 लाख प्लस m कितना, अगर डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो m कितना 168,798 168,798 इंटू P1 कितना होगा, अगर डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो 125.12, इसका वैल्यू आ रहा है 121216 000।
एक बार कैलकुलेशन करो, 8 लाख प्लस 168,798 इंटू 150 सॉरी 125.12, ये 12120 आ रहे हैं, हम 000 लिखेंगे। केस टू इफ डिविडेंड नॉट डिक्लेयर, ये हो जाएगा 8 लाख प्लस 121,655 इंटू 131.52, ये भी आएगा 1212160, तो ठीक है। आप बोलेंगे सर क्वेश्चन का एकदम लास्ट वाला पार्ट था, वो बोला कि पॉइंट नंबर बी, क्वेश्चन का जो पॉइंट नंबर बी बोला कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ फार्म आज ऑन टुडे, मतलब आज का वैल्यू क्या होगा इफ डिविडेंड 10 इज टू पेड। सुनो, डिविडेंड का कोई भी रिलेवेंस नहीं है, डिविडेंड 10 हो या 12 हो या 6.4 हो या 0 हो, तो वैल्यू ऑफ फार्म आज ऑन टुडे हो जाएगा 960 लाख। तो 960 लाख ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, चाहे डिविडेंड 6.4 हो, चाहे डिविडेंड 10 रुपया हो, चाहे डिविडेंड 12 रुपया हो, चाहे डिविडेंड 0 भी हो। तो पॉइंट नंबर बी का आंसर क्या होगा, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ फार्म आज ऑन टुडे इफ डिविडेंड ऑफ ₹10 इज टू बी पेड, वो भी वैल्यू आएगा 960 लाख। हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो वैल्यू उतना ही आएगा, तो लिखो वैल्यू ऑफ फार्म will remain unchanged. That means 960 lakh. Even if dividend of ₹10 is to be paid. चाहे 10 रुपया डिविडेंड दो या चाहे 12 रुपया डिविडेंड दो या चाहे 15 रुपया डिविडेंड दो या चाहे डिविडेंड ना दो, तो वैल्यू ऑफ फार्म हमेशा 960 लाख। ये वैल्यू ऑफ फार्म, आप बोलेंगे सर ये तो वैल्यू ऑफ फार्म, ये वैल्यू ऑफ फार्म ईयर एंड में, लेकिन ये जो वैल्यू ऑफ फार्म आज ऑन टुडे, तो आज ऑन टुडे वैल्यू ऑफ फार्म 960 लाख रहेगा। सच बताओ, बोलो कि आपको मोदी गिलानी एंड मिलर मॉडल का कंसेप्ट और ये जो वाला क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। तो आप एक काम करो, हमारे जो प्रैक्टिस मॉड्यूल है ना, तो प्रैक्टिस मॉड्यूल से और बहुत सारे क्वेश्चन होता है, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया अभी सॉल्व किया, वो क्वेश्चन नंबर क्या 8A, वो क्वेश्चन नंबर 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, ये चारों क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के नीचे भी उसका आंसर दिया हुआ है, तो आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 8B का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ हो गया, उसका आंसर का स्क्रीनशॉट भी ले लो। क्वेश्चन नंबर 8B का स्क्रीनशॉट ले लो, उसका आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो। जो लोग YouTube में इस वीडियो इस क्लास कर रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 8B का स्क्रीनशॉट हो गया? हाँ सर हो गया। जल्दी वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, उसका आंसर भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8C, उसके साथ साथ उसका आंसर भी स्क्रीनशॉट ले लो। आप बोलेंगे सर क्या टेक्नोलॉजी आप लगा के रखे हैं? तो देखिए, अगर टेक्नोलॉजी हम नहीं लगाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस नहीं दे पाएंगे, तो इसीलिए हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इससे और बेहतर टेक्नोलॉजी लगाएंगे, तो जितना हो सके उतना बेनिफिट आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8D का स्क्रीनशॉट, उसका आंसर भी ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे साथ बात करते करते, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8D उसका आंसर भी ले लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 उसका आंसर भी ले लो। आप बोलेंगे सर क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका आंसर भी दे दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 भी उसका आंसर भी दे दीजिए।
बेटा ये 9A 9B वो अलग कंसेप्ट का क्वेश्चन होता है। जो मोदी गिलंग एंड मिलर का क्वेश्चन है ना, मैं उसको एक सीरीज में रखा हूँ। तो 8A 8B 8C 8D 8E, तो 8E ये चारों क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आंसर भी है। अगर कहीं पे भी समझने के लिए प्रॉब्लम आएगा तो इस नंबर में आप व्हाट्सअप कर सकते हो। तो ये जो नंबर है मेरा कंटेंट नंबर इसमें दिया हुआ है 82608392199778282933। इस दोनों नंबर में मेरा व्हाट्सअप है। आप बोलेंगे सर दो दो व्हाट्सअप आप क्यों यूज करते हैं? तो दो दो व्हाट्सअप में यूज कर रहा हूँ। एक होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए और एक होता है, नहीं बोलूंगा तो ठीक है, ये जो दो व्हाट्सएप नंबर है आप कोशिश करना कि इसको यूज करने के लिए। ये मेरा थोड़ा पर्सनल होता है, इसमें मैं रिप्लाई कम देता हूँ स्टूडेंट को। अगर अननोन मैसेज आएगा, अननोन पर्सन से मैसेज आएगा 9778829333 को, तो शायद मैं रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, तो एकदम लास्ट को मैं आपको इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे क्लास आपको पसंद आ रहा है तो मेरा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो इस वीडियो को शेयर करो। ठीक है, मुझे भी थोड़ा फायदा मिलेगा और मैं भी थोड़ा क्या मुझे इजी होगा स्टूडेंट के पास पहुंचने के लिए। तो आज के लिए बेटे हम इतना ही कवर करेंगे। मुझे लगता है कि डिविडेंड पॉलिसी का मैक्सिमम कंसेप्ट हम लोग कवर कर चुके हैं और प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी कवर कर चुके हैं। तो शायद ये डिविडेंड पॉलिसी का लास्ट क्लास हो सकता है। अगर मैं देखूंगा कि कुछ कंसेप्ट बच गया होगा तो मैं और एक क्लास भी दे दूंगा। तो ठीक है, तो इतना ही मान के चलो। आज तक मैंने जो जितना भी पढ़ाया उतना पढ़ के एग्जाम को जाना। तो ठीक है, तो हाँ, आप लोग एक काम भी कर सकते हैं। अगर मेरे एफएम का किताब लेना चाहते हो, क्योंकि मेरा एफएम का किताब एकदम सफिशिएंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट है और थ्योरी भी है, बहुत कुछ है। अगर इस किताब आपको चाहिए तो आप 8260 वो जो व्हाट्सएप नंबर है ना, उस नंबर में आप मैसेज एसएमएस करके किताब भी ऑर्डर दे सकते हो। तो ठीक है, तो मेरे किताब से भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना। हम फिर मिलेंगे और एक वीडियो में और एक कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज के लिए इतना। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।